कैरिबियन के नीले समुद्र के बीच एक परिवार अपनी प्राइवेट बोट पर सुहाना वक्त बिता रहा होता है। जूलिया पानी में छलांग लगाती है। जब वो तैर रही होती है उसे अचानक कुछ अजीब एहसास होता है, पर जब वो नजर घुमाती है तो कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो इसे अपना वहम समझ लेती है। मगर कुछ ही देर में उसे वही खतरा फिर महसूस होता है। इस बार भी कोई नजर तो नहीं आता, लेकिन जूलिया घबरा कर तुरंत बोट की तरफ भागने लगती है। फिर अचानक कोई चीज नीचे से उसकी टांग पकड़ देकर खींचने लगती है और वो चीखने लगती है। उसकी बेटी कैसी ने कान में गाने लगाए होते हैं, इसलिए वो कुछ सुन नहीं पाती। उसका पति टॉम और बेटा बेन फिशिंग में मग्न होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर रहने की जद्दोजहद करती है, पर बार बार मुंह में पानी जाने की वजह से वो चिल्ला नहीं पाती। थोड़ी देर बाद टॉम को लगता है कि जूलिया काफी समय से दिखी नहीं है। वो पूरे जहाज पर उसे तलाशता है और अचानक अपनी पत्नी को मौत के मुंह में देखता है। वो फौरन बच्चों को आवाज देता है और पानी में कूद जाता है। जूलिया तक पहुंचकर वो उसे सहारा देता है और तैरते हुए बोट की तरफ लाता है। बच्चे जल्दी से दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। सब मिलकर जूलिया को संभालते हैं और जूलिया खुद को तसल्ली देती है कि शायद लहरों के थपेड़े की वजह से उसे डर लग गया था। रात होते ही सब बेन का जन्मदिन मनाने में लग जाते हैं। उसी वक्त कैसी के बॉयफ्रेंड का फोन आता है तो वो अपना लैपटॉप लेकर डेक पर चली जाती है। वीडियो कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर भयानक काले बादल छा गए हैं। अचानक कॉल में खराबी आती है और स्क्रीन रुक जाती है। कैसी ये सब बताने के लिए अंदर आती है, पर टॉम कहता है कि शायद बीच समुद्र में नेटवर्क कमजोर होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी उन्हें एक अजीब गरज सुनाई देती है। बाहर जाने पर वो देखते हैं कि वेल्स का एक बड़ा झुंड वहाँ से गुजर रहा है। टॉम बताता है कि वेल्स हमेशा जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के सहारे चलती हैं, पर तूफान के वक्त वो भटक जाती हैं। लेकिन असली खतरा अब शुरू होता है जब बोट जोर से हिलती है और बेन नीचे गिर जाता है। टॉम को डर लगता है कि बोट के नीचे कुछ टकराया है, इसलिए वो डाइव लगाकर नीचे चेक करने जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद ऊपर आता है तो उसके कंधे पर एक गहरी चोट होती है। जूलिया तुरंत उसके जख्म का इलाज करने लगती है। टॉम बताता है कि पानी के नीचे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई विशाल जीव वहाँ मौजूद था, पर जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उसका कंधा प्रोपेलर से कट गया। वो हैरानी से कहता है कि जो भी चीज थी वो बहुत ही भद्दी थी। बोट को काफी नुकसान पहुंचा था, इसलिए उन्हें रेस्क्यू के लिए कॉल करना पड़ता। जूलिया बार बार रेडियो पर मदद मांगती है और कैसी सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, पर सब बेकार जाता है। तभी कैसी को एक डरावना चेहरा दिखता है और वो डर कर चिल्लाती है, मगर वो कोई भूत नहीं बल्कि बेन होता है जो मास्क पहनकर उन्हें डरा रहा होता है। अंजाम ये निकलता है कि बोट पूरी तरह बंद हो जाती है और वो बीच समुद्र में अटक जाते हैं। जूलिया को रेडियो पर कुछ धुंधली सी आवाजें सुनाई देती हैं, पर सिग्नल इतना खराब होता है कि कुछ समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का राशन बचा है और अब उन्हें किसी गुजरने वाली कश्ती का इंतजार करना होगा। अचानक रेडर पर कुछ हलचल होती है और उन्हें एक अनोखी आवाज सुनाई देती है। सब घबराकर बाहर आते हैं और नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। आसमान से कई मीटियोराइट्स, उल्कापिंड जमीन पर गिर रहे होते हैं। जहाँ भी ये गिरते हैं वहाँ तबाही मच जाती है। एक गोला उनके पास पानी में गिरता है तो टॉम तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन बड़ी मुश्किल से चालू होता है, पर तभी एक और धमाका उनके करीब होता है। पूरा परिवार डर के मारे एक दूसरे से लिपट जाता है। तब टॉम को एहसास होता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं जो गिर रहे हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि बोट से धुआं निकल रहा है। टॉम जांच करता है तो पता चलता है कि इंजन हमेशा के लिए ठप हो चुका है। हवा की रफ्तार बढ़ने लगती है तो सब बोट के कैबिन में छुप जाते हैं, पर वो ये नहीं देख पाते कि उनका कंपास बड़ी तेजी से गोल गोल घूम रहा है। बोट बुरी तरह हिलने लगती है और बेन दोबारा गिरकर घायल हो जाता है। ऊंची ऊंची लहरें बोट से टकरा रही होती हैं। टॉम हिम्मत करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी लाइट्स चली जाती हैं। टॉम जल्दी से जनरेटर का स्विच दबाता है और रोशनी वापस आती है। तभी बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून निकल रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं और कैसी को बेचैनी में उल्टी हो जाती है। टॉम रेडियो पर कोशिश जारी रखता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। फिर अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजती है और हवा और भी तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, पर एक ऊपरी दरवाजा खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ाने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और फिर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान होते हैं कि वो बच गए हैं, मगर बोट तबाह हो चुकी है। जब वो डेक पर आते हैं तो उनके होश उड़ियच जाते हैं। समुद्र का पानी गायब हो चुका होता है और बोट अब सूखी जमीन पर खड़ी है। ये नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। कैसी फोन चेक करती है पर नेटवर्क गायब होता है। बेन वहाँ पड्ढे 2 मरे हुए क्रैब्स के साथ खेलने लगता है। टॉम जब कंपास देखता है तो पता चलता है कि मैग्नेटिक पोल्स उल्टे हो गए हैं, जो आखिरी बार सदियों पहले हुआ था। कैसी को लगता है उसका बॉयफ्रेंड खत्म हो गया होगा और वो रोने लगती है। जूलिया उसे संभालने जाती है, पर कैसी उसे धक्का देकर वहाँ से छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बचा हुआ खाना पानी इकट्ठा करते हैं। बेन अपने बर्थडे के बलून्स एक पत्थर से बांध देता है ताकि कोई उन्हें देख सके। टॉम फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार उसकी बात नोए नाम के एक शख्स से होती है जो एक सबमरीन का कैप्टन है। नोए बताता है कि उसकी सबमरीन भी जमीन पर फंस गई है। वो इस बात की पुष्टि करता
करता है कि मैग्नेटिक पोल्स पलटने की वजह से समुद्र पीछे हट गया है और सब कुछ डूब गया है। उसने अब तक किसी और को जिंदा नहीं देखा। वो बताता है कि पोल्स फिर से पलटेंगे और शायद एक हफ्ते में पानी वापस आ जाएगा। वो परिवार को चेतावनी देता है कि किसी ऊंची जगह पर चले जाओ, क्योंकि जब पानी वापस लौटेगा तो वो मौत का नंगा नाच होगा। वो बताता है कि उसका साथी मर चुका है और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जूलिया और टॉम उससे गुजारिश करते हैं कि उनके बच्चों की जान बचा ले। नोए उन्हें अपनी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम हिसाब लगाता है कि सबमरीन तक पहुंचने में उन्हें 2-3 दिन का सफर तय करना होगा। वो परिवार से कहता है कि आज रात सुकून से सो जाओ, कल सुबह हमें निकलना है। अगली सुबह परिवार अपना सामान बांध रहा होता है। तभी टॉम को दूर से कोई हलचल दिखती है। वो एक लंगड़ाकर चलने वाला अजनबी होता है जिसके हाथ में एक हार्पून होता है और एक कुत्ता उस पर लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे पानी देता है, पर वो शख्स किसी अजीब जुबान में बात करता है जो टॉम को समझ नहीं आती। पानी पीने के बाद वो शख्स अचानक टॉम के सिर पर बोतल दे मारता है और उसे लात मारता है। जूलिया मदद के लिए दौड़ ढहती है, पर तब तक वो दरिंदा टॉम के पेट में हार्पून घोंप देता है। टॉम तड़पने लगता है और फिर वो शख्स उसकी गर्दन काट कर उसे खत्म कर देता है। अब वो कातिल जूलिया के पीछे PDDH जाता है और हार्पून से उसके कंधे पर वार करता है। जूलिया दर्द में कराहते हुए बोट के अंदर भागती है और बच्चों को छुपने के लिए कहती है। वो कैबिन लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफा के नीचे दुबक जाते हैं। जूलिया उन्हें एक फ्लेयर गन देती है और खुद बाथरूम में चाकू लेकर छुप जाती है। वो आदमी जोर जोर से दरवाजा पीटता है और आखिरकार अंदर घुस आता है। पहले वो थोड़ा खाना खाता है और फिर बच्चों को ढूंढने लगता है। जब वो बाथरूम की तरफ बढ़ता है तो जूलिया एक छोटे रास्ते से बाहर निकल जाती है। उस आदमी को लगता है जूलिया भाग गई, पर जैसे ही वो निकलने लगती है उसका कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। जब कुत्ता उस पर हमला करता है तो जूलिया चाकू से उसे मार देती। अपने कुत्ते की मौत देखकर वो आदमी पागल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जूलिया बोट के दूसरे रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो टूटी खिड़की से अंदर घुस रही होती है कि वो शख्स वहां पहुंच जाता है। वो जूलिया को जोर का मुक्का मारता है और वो नीचे गिर जाती है। जूलिया बचने की कोशिश करती है, पर वो दरिंदा उसे लात मारता है और उसकी कलाई पर पैर रखकर उसका चाकू छीन। बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। कैसी हिम्मत करके बाहर आती है और फ्लेयर गन चला देती है जो सीधा उस आदमी को लगती है। वो आग की लपटों में घिर जाता है और बोट में आग लग जाती है। बच्चे बाहर भागते हैं, पर जूलिया वापस जाकर मैप और बैग उठा लाती है। बेन और कैसी अपने पिता की लाश के पास बैठकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उन्हें गले लगाती है और तीनों मिलकर टॉम को नम आंखों से अलविदा कहते हैं। तभी वो जलता हुआ आदमी बोट से बाहर निकलता है तो परिवार फिर से दौड़ने लगता है। कुछ ही पलों में बोट एक भयानक धमाके के साथ फट जाती है। थोड़ा आगे निकलकर वो एक छोटे झरने के पास रुकते हैं। कैसी को लगता है कि शायद उन बलून्स की वजह से वो पागल आदमी उन तक पहुंचा था। बेन ये सुनकर उदास हो जाता है और खुद को जिम्मेदार मानने लगता है। जूलिया उसे तसल्ली देती है कि उसकी कोई गलती नहीं है और सबको आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं था। रास्ते में उन्हें एक हैमर हेड शार्क की लाश मिलती है, जिसे देखकर बेन हैरान होता है। तभी जूलिया को दिखता है कि वो शख्स अभी भी उनका पीछा कर रहा है। सब तेजी से भागते हैं और एक रेतीले टीले से नीचे फिसल जाते हैं, जहाँ हर तरफ जहरीला कचरा पड्ढा होता है। वो सावधानी से उसे पार करते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें समुद्र की तह में जमा सारा प्लास्टिक और मरे हुए जानवर दिखते हैं। बेन थक कर धीरे चलने लगता है तो जूलिया समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है। वो सबको रुकने को कहती है, पर जब वो बोतल देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। पानी खत्म हो चुका था। कैसी से बोतल सही से बंद नहीं हुई थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है तो कैसी कहती है कि वैसे भी उनका बचना मुश्किल है। दोनों में बहस होती है, फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। उसके अंदर कुछ हलचल देखकर वो डर जाते हैं, पर वो सिर्फ परिंदे होते हैं। वो फैसला करते हैं कि रात वहीं गुजारेंगे। वो थोड़ा सा नाश्ता शेयर करते हैं और जूलिया को टॉम की जैकेट से एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। कैसी अपनी माँ से उनकी और पिता की लव स्टोरी के बारे में पूछती है। जूलिया मुस्कुराते हुए बताती है कि कैसे टॉम उसका पेशेंट था और कैसे उसने हॉस्पिटल में ही अपने प्यार का इजहार किया था। आधी रात को कैसी प्लेन से बाहर निकल जाती है। तभी वो दरिंदा उसे दबोचने की कोशिश करता है, पर जूलिया अचानक उस पर हमला कर देती है और चाकू से बार बार वार करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर उसे शांत करती है। सुबह होने पर उन्हें उस आदमी की लाश पर बहुत सारे कीड़े दिखते हैं, जिसका मतलब था कि वहाँ कोई खतरनाक जीव छुपा है। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं उसके मुंह से क्रैब्स निकलने लगते हैं। जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं, पर बेन थोड़ा आगे निकल जाता है। जूलिया उसे रोकती है, पर बेन एक गंदे तालाब का पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे हटाती है और समझाती है कि ये जहरीला हो सकता है। गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो वो अपने सिर ढक लेते हैं। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुरानी चेयर्स मिलती हैं, जिससे जूलिया और कैसी एक टेम्पोररी छत बना लेती हैं। जूलिया बेन को मेडिसिन देती है और वो रात वहीं बिताते हैं। अगली सुबह एक अजीब सरसराहट सुनकर जूलिया की आंख खुलती है। बाहर देखने पर पता चलता है कि क्रैब्स का एक विशाल झुंड उनकी तरफ बरच रहा है। वो तुरंत बच्चों को उठाती है और वो तीनों जान बचाकर भागते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखता है। वहाँ 3 लोग जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना
चाहती है, पर बाकी 2 मर्द मना कर देते हैं और उन्हें बाहर छोड़ कर कंटेनर लॉक कर देते हैं। क्रैब्स पास पहुंच जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। जब वो खुद चारहच रही होती है तो क्रैब्स उसके पैर पर हमला कर देते हैं। बच्चे किसी तरह उसे ऊपर खींच लेते हैं। कंटेनर के एक छेद से क्रैब्स अंदर घुस जाते हैं। अंदर से फायरिंग की आवाजें आती हैं, पर क्रैब्स उन सबको मार डालते हैं। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक रेत के तूफान में अकेली होती है। वो घबराकर बच्चों को पुकारती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाकर वो चिल्लाती है तो कैसी वापस आ जाती है और बताती है कि वो मदद ढूंढने गए थे। फिर वो बेन से मिलते हैं जो एक खाली कंटेनर ढूंढ लेता है जहां वो तूफान थमने का इंतजार करते हैं। जूलिया टॉम के लाइटर से अपने जख्म को जलाकर बंद करती है जो बहुत दर्दनाक होता है। तूफान रुकने पर उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें पानी की बोतलें होती हैं। उन्हें वहां एक रेडियो और गन भी मिलती है। जूलिया नोए से कांटेक्ट करती है और बताती है कि उनका मैप खो गया है। नोए बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया है जो ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पागल हो गए हैं। अब नोए उन्हें जल्दी करने को कहता है क्योंकि पानी उम्मीद से पहले वापस आ रहा है। वो एक फ्लेयर छोड़ देता है और परिवार उस दिशा में चलने लगता है। एक लंबी मुसाफत के बाद उन्हें एक टूटा टॉयलेट मिलता है जहां बेन हल्का होता है। फिर आखिरकार उन्हें सबमरीन दिख जाती है, पर वहां जाने के लिए एक खतरनाक चट्टानी रास्ता पार करना था। जैसे ही वो वहां से गुजरते हैं पहाड़ हिलने लगते हैं और पत्थर गिरने लगते हैं। जूलिया अपने बच्चों को धक्का देकर साइड करती है और खुद भी बच जाती है, पर उनके बीच पत्थरों की एक दीवार खड़ी हो जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वो चले जाएं, पर कैसी मना करती है। आखिरकार जूलिया उन्हें वादा करती है कि वो मिल जाएगी और कैसी बेन को लेकर आगे भी अरेच जाती है। बच्चे सबमरीन तक पहुंचते हैं पर देखते हैं कि नोए बाहर खून में लथपथ पड़ा है। वो कहता है कि वो नहीं बचेगा और बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। कैसी अपनी माँ को लेने वापस भागती है। वहाँ जूलिया क्रैब्स से लड़ियच रही होती है। कैसी दीवार के ऊपर से हाथ बढ़ाती है और जूलिया घायल होने के बावजूद ऊपर चारज जाती है। दोनों सबमरीन की तरफ दौड़ती हैं। बेन ऊपर से कवर फायर देता है ताकि क्रैब्स दूर रहें। क्रैब्स नोए को खाने लगते हैं। जूलिया तब तक फायरिंग करती है जब तक बच्चे सेफ नहीं हो जाते। फिर वो भी अंदर चली जाती है। वो सबमरीन का गेट लॉक कर देते हैं। उसी पल पानी वापस आ जाता है और सबमरीन लहरों में घिर जाती है। सब अपनी सीट्स पर बेल्ट बांध लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ ढाते हैं। तेज झटकों और उस अजीब आवाज की वजह से सब बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो जिंदा होते हैं। वो बाहर निकलकर देखते हैं कि लहरों ने उन्हें एक तबाह हो चुके शहर में पहुंचा दिया है। अब उनके पास एक नई शुरुआत की उम्मीद है और यहीं ये कहानी खत्म होती है।